जेल के डर से ये सारे विपक्ष के नेता कूद कूद के भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। हम बीजेपी नहीं ज्वाइन करते हैं। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं उनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस देश की हर संस्था का अंत हो गया है। इस देश की हर संस्था का राजनीतिकरण हो गया है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी डिजिटल का खास कार्यक्रम वोट का दम। मैं हूं काजल और इस कार्यक्रम में आज की हमारी खास मेहमान हैं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी। स्वागत है आतिशी आपका हमारे खास कार्यक्रम वोट का दम में। तो सबसे पहला सवाल कि आपके पास इतने सारे पोर्टफोलियो हैं, कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, पोर्टफोलियो तो काफ़ी हैं, पर दिल्ली सरकार में एक यूनिक समस्या है कि आपके सिर्फ 7 मंत्री हो सकते हैं। ओनली 10% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का साइज। और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कभी अपने पास कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा। वो सभी डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करते आए हैं। तो फिर 6 मंत्रियों में ही सारे विभाग डिवाइड होने होते हैं। पर मेहनत करते हैं तो काम होता है। काफ़ी चुनौती भरा रहता है। अच्छा, एक सवाल कि आपको क्यों लगता है कि आपकी सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा जी की गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, हमें किसी ने रीच आउट किया था। हमारे एक नॉन व्यक्ति के थ्रू भारतीय जनता पार्टी ने उनको रीच आउट किया था। इन्होंने मुझसे यहाँ की बात कही थी और ये संदेश कन्वे किया गया था कि अगर हम बीजेपी नहीं ज्वाइन करते हैं तो फिर 4 नेताओं का अरेस्ट भी अभी जल्द हो सकता है, जिसमें मैं, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा। मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस ये कहता है कि इसका कारण ये है कि जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई तो फिर हमारे पार्टी के सारे मुख्य नेता, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी, सभी जेल में थे। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगा था कि ये पार्टी बिखर जाएगी, टूट जाएगी, चल नहीं पाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद भी आम आदमी पार्टी ने पूरे दम के साथ संघर्ष को दिल्ली की सड़कों पे, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया पे लड़ा। 31 मार्च को जो रामलीला मैदान में रैली हुई, जिसमें लाखों की भीड़ आई, जितने लोग मैदान के अंदर थे उतने ही लोग बाहर सड़कों पे थे, उसको देख के भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि अब इस सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप पर भी हमला जरूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के ना होते हुए भी अगर इतना जन सैलाब उमड़ा है तो हमें आम आदमी पार्टी के नेताओं को अब रोकना पड़ेगा। अच्छा, तो इसी में अगला सवाल ले लेते हैं। जैसे कि आपको ऑफ़र दिया गया और कहा गया कि राजनीतिक कैरियर आप बचाना चाहते हैं तो आप भाजपा में आ जाएं। तो अभी जैसे चुनाव आयोग ने भी नोटिस भेजा है, तो मैं ये जानना आपने कहा कि कोई ख़ास व्यक्ति जो आपके भी इर्द गिर्द ही रहा है, उनके मार्फत भेजा गया है। तो क्या वो कौन व्यक्ति है? देखिए, समय आने पे ये भी बात हम कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है सवाल ये नहीं है कि वो कौन व्यक्ति है। सवाल ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। पिछले 5-7 सालों में लगातार भारतीय जनता पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त करके विपक्ष की सरकारें गिराती आई है। हमने गोवा में देखा, कर्नाटका में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, मणिपुर में देखा, अरुणाचल प्रदेश में देखा। हर राज्य में जहां पे वो चुनाव नहीं जीतते, वो विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार गिराने की कोशिश करते हैं और बहुत जगह सरकारें गिराई भी हैं उन्होंने। अगर ये नहीं काम करता तो वो विपक्ष के नेताओं के पीछे सीबीआई और ईडी को लगा देते हैं। जेल के डर से ये सारे विपक्ष के नेता कूद कूद के भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर ने इन्वेस्टिगेशन किया कि 25 विपक्ष के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में गए, उसमें से 23 नेताओं के केस को सीबीआई ने, ईडी ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया या उस केस को बंद कर दिया। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं उनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और पाक साफ हो जाते हैं। जो लोग जैसे आम आदमी पार्टी के नेता जो नहीं जाते हैं, फिर वो तिहाड़ जेल में जाते हैं, फिर वो साल भर से ज्यादा कैद रहते हैं, फिर उनको बेल नहीं मिलती है। तो ये बिल्कुल साफ है कि आज के दिन में केंद्र सरकार की एजेंसीज को, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे अब ऐसा लग रहा है इलेक्शन कमीशन हो, उनको विपक्ष पर हमला करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इस बारे में क्या कहेंगे कि ये कैसा है और ये
प्रचलन में आया, और दूसरी बात इसकी बहुत ज़्यादा एक तरह से कह ले कि ये बहुत बड़ा घोटाला जैसे कह रहे हैं। देखिए, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के घोटाले में सीबीआई के सभी अफसरों को सजा होगी, ईडी के सभी अफसरों को सजा होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सभी अफसरों को सजा होगी जब वास्तविक तौर से इन्वेस्टिगेशन होता है। क्योंकि अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घोटाला देखिए तो वो क्या है, जैसे हम देखते थे ना कि 10-15 साल पुरानी हिंदी फिल्में जहाँ पे बॉम्बे का एक डॉन होता था, वो अपने 2 गुंडों को भेजता था, वो बाजार में मार पिटाई करते थे, तोड़ फोड़ करते थे। फिर वो डॉन अपने एक और आदमी को भेजता था और कहता था कि अगर इन गुंडों से बचना है तो मुझे अपना हफ्ता दो, मुझे प्रोटेक्शन मनी दो, तो आप इन गुंडों से बच जाए। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल यही कर रही है। वो ईडी को भेजती है, वो सीबीआई को भेजती है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजती है, वो कंपनियों को समन्स करते हैं, वो रेड करते हैं, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी को वसूली का पैसा देते हैं, हफ्ता देते हैं। जी कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से चंदा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 4,271 करोड़ रुपए का चंदा मिला है ऐसी पार्टियों से जिन पर आईटी, सीबीआई और ईडी के छापे पड़ रहे थे और केस चल रहे थे। ये इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, और जिस दिन इसकी जांच होगी, ऊपर से नीचे तक ईडी के सारे अफसर, ऊपर से नीचे तक सीबीआई के सारे अफसर, ऊपर से नीचे तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सारे अफसर और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जेल जाएंगे और जेल में रहेंगे। जी, और जैसे आम आदमी पार्टी के टॉप मोस्ट नेताओं की गिरफ्तारी को आप लोग भाजपा की जैसे सोची समझी साजिश बता रहे हैं, तो फिर संजय सिंह जी को जमानत कैसे मिल गई है? संजय सिंह जी को जमानत सुप्रीम कोर्ट की वजह से मिली है, उनकी फटकार की वजह से मिली है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी का पर्दाफाश हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ईडी से कि आप बताइए मनी ट्रेल कहाँ है, पैसा कहाँ है, कहाँ आया पैसा। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि आपने संजय सिंह को गिरफ्तार किया एक आदमी की गवाही पर, एक ऐसे आदमी की गवाही पर जिसने 10 बार गवाही दी और संजय सिंह के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उसको आपने महीनों तक जेल में रखा, फिर उसने जब 11वीं गवाही संजय सिंह के खिलाफ दे दी तो आपने उसे छोड़ दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों का ईडी के पास कोई जवाब नहीं था, और ईडी का पर्दाफाश होने की वजह से उनको अपना केस वापस लेना पड़ा। बेल की खिलाफत जो उन्होंने करी थी वो वापस लेनी पड़ी, और तभी संजय सिंह जी को बेल मिली है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इसी तरह से आम आदमी पार्टी के हर नेता को बेल मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट केस है जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला है, 1 रुपए की मनी ट्रेल नहीं मिली है, 1 रुपए का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला है। अगर पूरे शराब घोटाले में कोई मनी ट्रेल है तो वो है शराब कारोबारी शरद रेड्डी से दिए गए 55 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चंदा जो भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में गया है। तो इस पूरी मनी ट्रेल का सबूत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे है। कब खरीदा, किसने खरीदा, किसको दिया, भारतीय जनता पार्टी में कब जमा हुआ। तो अगर ईडी वास्तविक तौर पे एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है तो भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए, जेपी नड्डा जी को गिरफ्तार करे। हिम्मत है क्या ईडी में? लेकिन आज ईडी भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बना हुआ है, और आज नहीं तो कल ईडी को और उसके सारे अफसरों को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो क्या अभी हम कहें कि जांच एजेंसियों पर लोगों का, आम लोगों का जो भरोसा है वो खत्म हुआ है और न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ा है? देखिए, अगर आप उदाहरण के तौर पे देखिए ईडी क्यों बनाई गई थी। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए बनाई गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग का कानून इतना सख्त क्यों है कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, बेल नहीं मिलती है? इसलिए है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से ड्रग्स की खरीद फरोख्त होती है, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से आतंकी हमले होते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए को इसलिए बनाया गया कि आप ड्रग ट्रैफिकिंग रोक सकें, आप आतंकी हमले रोक सकें। आज आप मुझे बता दीजिए ईडी कितने आतंकी हमले रोक रही है? ईडी कहां पे ड्रग्स की खरीद फरोख्त रोक रही है? आज ईडी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर हमले के लिए किया जाता है।
विपक्षी नेताओं को या तो जेल भेजने के लिए या भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए किया जाता है, तो कैसा होगा किसी पर भरोसा? ईडी, आप ईडी छोड़िए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहां तक कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं तो ये सवाल पूछूंगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेटा देने से क्यों मना कर रहा था? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के राइट हैंड है? नहीं। अगर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक राष्ट्रीय बैंक है, तो उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स देने में क्या आपत्ति थी? क्यों वो बार बार सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रहे थे कि नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते? तो आज ना सिर्फ सीबीआई पर, ईडी पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर, आज तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक पर सवाल उठ गया है। हाँ, ये तो है। और ये कहना चाहूँगी कि दिल्ली नगर निगम का जब चुनाव हुआ था और चंडीगढ़ के मेयर का जो चुनाव हुआ था, तो उसमें कोर्ट ने ही दखल अंदाजी की। तो क्या आप इसको किस तरह से बताएंगे कि न्यायपालिका पर भरोसा लोगों का बढ़ा है? देखिए, ये चिंता का विषय है कि आज के दिन में एक चंडीगढ़ जैसी छोटी सी यूनियन टेरिटरी के 1 साल के बनने वाले मेयर के चुनाव के लिए फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ता है। बताइए, ये देश कैसे चलेगा? अगर हर फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा, अगर दिल्ली के मेयर का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट करेगा, दिल्ली सरकार में अफसरों को काम ना करने पर दिल्ली जल बोर्ड को पैसा नहीं मिलता, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, फरिश्ते स्कीम रोकी जाती है, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स रोकने का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, इसका मतलब ये है कि इस देश की हर संस्था का अंत हो गया है, इस देश की हर संस्था का राजनीतिकरण हो गया है, और ये हमारे संविधान के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की बात है। और ये जैसे सीएम जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, तो अब सरकार कैसे मैनेज हो पा रही है, कैसे चल पा रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी चाहे जेल में हो, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी को हो, उतनी ही मेहनत से, उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही एफिशिएंटली चला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रम था कि अरविंद केजरीवाल के बिना दिल्ली सरकार नहीं चलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रम था कि अरविंद केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी नहीं चलेगी। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, और अरविंद केजरीवाल के सिपाही उनकी एब्सेंस में भी पार्टी भी चलाएंगे, सरकार भी चलाएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव भी जीतेंगे। और अंतिम सवाल, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल, ये जो संबंध है दोनों का, वो काफ़ी खटास भरा रहा है, तो अभी क्या संबंध सुधरे हैं या फिर? देखिए, ये खटास नहीं है, ये दिल्ली सरकार पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का हमला है। आपने एक उपराज्यपाल को बिठा दिया है, और पिछले कई सालों से जिस उपराज्यपाल को बिठाया वो एक ही काम करते हैं, दिल्ली सरकार के काम रोकने का काम करते हैं। जो अफसर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के साथ काम करता है वो सस्पेंड हो जाता है, उस पर सीबीआई का केस हो जाता है, उस पर ईडी का केस हो जाता है। तो उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली की चुनी हुई सरकार पर राजनीतिक हमला होता है। जैसा मैंने आपको कहा, हर संवैधानिक संस्था, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे आज इलेक्शन कमीशन हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑफिस हो, सबको भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है आम आदमी पार्टी पे हमला करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर इस देश में एक नेता है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डर लगता है, वो नेता अरविंद केजरीवाल है, और इसीलिए सारे हमले हो रहे हैं।